लंदन से बर्थडे मनाने आए पति को मारकर ड्रम में भर देने वाली पत्नी। शादी के 14 दिन बाद ही सुपारी देकर पति की हत्या कराने वाली पत्नी। हनीमून में ही पति को मरवा देने वाली पत्नी। पति की नौकरी पाने के लिए उसका गला घोंट देने वाली पत्नी। कोर्ट की सहायता से पति को आत्महत्या के लिए विवश करने वाली पत्नी। भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं अचानक इतनी बढ़ कैसे गईं? ऐसा नहीं है कि ये अपराध पहली बार हो रहे हैं, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब तक ये अपवाद था। आज ये घर घर की कहानी है। ध्यान से देखें तो पति या प्रेमी की हत्या करने वाली इन महिलाओं के चेहरों पर आपको कोई अपराध बोध या पछतावा नहीं दिखेगा। केवल ये दुख होता है कि वे पकड़ ली गईं, या जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। अपराध के इस मनोविज्ञान के पीछे बदलावों का वो क्रम है जो बीते कुछ वर्षों से समाज में बहुत योजना के साथ लागू किए जा रहे थे। सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव न्यायालयों के माध्यम से किए गए। इनमें सबसे प्रमुख है अवैध संबंध बनाने को कानूनी अनुमति मिलना। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को असंवैधानिक ठहरा दिया। इस धारा के अंतर्गत एक विवाहित स्त्री का पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध बनाना अर्थात एडल्ट्री गैर कानूनी था। कानून में महिला को नहीं बल्कि उस पुरुष को दंडित किया जाता था जिसने अवैध संबंध बनाए। इटली में रहने वाले भारतीय मूल के एक ईसाई जोसेफ शाइन ने अपने वकील के माध्यम से याचिका डालकर धारा 497 को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसके आधार पर धारा 497 को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हालांकि एडल्ट्री को तलाक के लिए आधार के रूप में बनाए रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस एक निर्णय के बाद तो मानो फ्लड गेट ही खुल गया। अदालतों ने ऐसे निर्णय सुनाने आरंभ किए जो भारतीय समाज के लिए कल्पना से भी परे थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो भी वो उसकी पेंशन की हकदार होगी। दिल्ली, पटना समेत कई उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि यदि कोई महिला कभी कभार अवैध संबंध बनाती है तो उसके आधार पर पति तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन उसे पत्नी को गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि कोई महिला चाहे अपने पति के साथ क्रूरता या कभी कभार अन्य पुरुषों के साथ रिश्ते बनाए तो ये कोई अपराध नहीं, पति को उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विकलांग व्यक्ति को आदेश दिया कि तलाक के बदले वो अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए दे, जबकि यह सिद्ध हो चुका था कि पत्नी उसे बुरी तरह मारा पीटा करती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पति भिखारी या अपंग ही क्यों ना हो, उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में भी लड़के के लिए मेंटेनेंस देना जरूरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देती है तो भी पति उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता, लेकिन पति को उस अवैध बच्चे का पालन पोषण करना होगा और अपनी संपत्ति में अधिकार भी देना होगा। कुल मिलाकर न्यायपालिका ने महिलाओं को जब चाहे विवाह के बाहर अवैध संबंध बनाने की छूट दे दी। ऐसा करते वे यदि पकड़ी जाएं और तलाक की नौबत आ जाए तब भी पति की संपत्ति और गुजारा भत्ते पर उनका अधिकार बना रहेगा। इन निर्णयों ने आपराधिक मानसिकता वाले परिवारों और महिलाओं को खुली कानूनी छूट दे दी। उन्होंने इसे ब्लैकमेल करने का हथियार बना लिया। धारा 497 हटाकर अवैध संबंधों की छूट देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही अचानक ऐसे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज की बाढ़ आ गई जिनमें महिला को अपने पति या प्रेमी की हत्या करते या उस पर हिंसा करते दिखाया जाने लगा। इन सभी में पुरुष को ही खलनायक और महिला को पीड़ित के रूप में दिखाया जाने लगा। कुल मिलाकर कहानी ये कि यदि महिला अवैध संबंध बनाए, पति की पिटाई करे या उसकी हत्या कर दे, ये सारे काम वे मजबूर होकर करती हैं। उन्हें ऐसा करने पर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। साथ ही वेब सीरीज में महिलाओं की शराब, सिगरेट पीने या ड्रग्स लेने को बहुत सहज रूप में दिखाया जाने लगा। शराब, फिल्मों और कानून के इस कॉकटेल ने मात्र 5 से 10 वर्ष में भारतीय समाज और विशेष रूप से महिलाओं को बुरी तरह से चपेट में ले लिया। मात्र कुछ दशक पहले तक मां किसी परिवार में नैतिकता और संस्कारों की धुरी हुआ करती थी। उसी समाज में आज महिलाओं द्वारा अपने ही बच्चे की हत्या करने या अपने ही दोस्तों से उसका यौन शोषण कराने जैसे समाचार हर कुछ दिन पर आ रहे हैं। भारतीय समाज और स्त्रियों का ये पतन संयोग मात्र नहीं है। भारत कमजोर हो इसके लिए भारतीय परिवार व्यवस्था को तोड़ना आवश्यक था। ये काम बिना महिलाओं को भ्रष्ट, चरित्रहीन और नशेड़ी बनाए संभव नहीं था। हार्वर्ड जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए जजों ने इसे बहुत कुशलता के साथ लागू किया।
फिल्मों और मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया। जिस सरकार पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस हमले को रोकने का उत्तरदायित्व था, वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। महिलाओं द्वारा पतियों की हत्या को स्त्री बनाम पुरुष समझने की भूल न करें। जो महिलाएं ये अपराध कर रही हैं, वे खुद ही उस संस्थागत ब्रेन वॉश का शिकार हैं जो कानून और फिल्मों की सहायता से किया गया है। ऐसी महिलाएं अपना और अपने परिवार का जीवन तो नर्क बना ही रही हैं, हमारी और आपकी बेटियों का भविष्य भी अंधकार में ढकेल रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम जो कुछ हो रहा है उसे चटखारे लेकर देखते ही ना रहें। जो जज, अधिकारी, राजनेता और फिल्म वाले इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके चेहरों को पहचानें। ये आज जिन चेहरों को खलनायक बनाकर दिखा रहा है, उन्हें वास्तव में उसी ने पैदा किया है। फिल्मों ने उन्हें अपराध के लिए उकसाया है और नेताओं और न्यायपालिका ने कानूनी हथियार देकर अपराधी बनाया है। ऐसी महिलाओं का शिकार जो पुरुष बन रहे हैं, वे किसी जंगल के जानवर या कुर्बानी के बकरे नहीं हैं। ये भी हमारे आपके जैसी महिलाओं के बेटे या भाई ही हैं। ऐसे में हम और आप क्या कर सकते हैं? फेमिनिज्म की आड़ में न्यायपालिका के आदेशों का खुलकर विरोध करें, उनके विरोध में बोलें और लिखें। अवैध संबंध या अडल्ट्री की छूट देने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करें। महिला सुरक्षा की आड़ में बनाए गए 498A और घरेलू हिंसा कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग करें। फिल्मों, सीरियल्स और वेब सीरीज के माध्यम से परिवार तोड़ने और नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले कंटेंट पर रोक की मांग करें। स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और सदाचार को दोबारा जोड़ा जाए। अपने समाज और परिवार को हम ऐसे जजों, नेताओं और अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते जिनकी निष्ठा भारत से अधिक अमेरिकी संस्थानों में है। हमें उनके विरुद्ध बोलना ही होगा। आज यदि हम चुप हैं तो एक दिन ये आग हम सभी को अपनी चपेट में ले लेगी।